प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक से अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ा चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। ये हमने इसको पिछले अध्याय में पढ़ा था। हम पृथ्वी को एक लघु रूप में बड़े रूप में हम इसको अध्ययन देख नहीं सकते, सामान्यतः देख नहीं सकते, इसलिए हम इसको पृथ्वी को एक लघु रूप ग्लोब के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो ये ग्लोब के बारे में देखते हैं कि यह हमने जाना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री का अर्थ क्या है, ये देखिए अक्ष यहाँ पर है और ये अगर ये सीधी होती तो अक्ष यहाँ होता, लेकिन ये अक्ष यहाँ है। तो इसलिए अगर इन दोनों रेखाओं को मिलाया जाए तो ये जो कोण बन रहा है ये 23.5 डिग्री का, ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये हम देखते हैं इसको ग्लोब को ले जाना, इधर उधर ले जाना इसको बहुत सरल है, इसलिए ये हमको पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साबित होता है। ये देखिए, ये ग्लोब को एक बार फिर से देखते हैं कि ये ग्लोब अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। इसको हम पूरा पृथ्वी के तौर पर देख सकते हैं। पृथ्वी ऐसी ही दिखती है बाहर से, अगर हम इसको कहीं चंद्रमा से देखें या कहीं से देखें तो पृथ्वी ऐसे दिखती है। तो ये पृथ्वी जो है सूरज का ये अपनी जगह पर जो है ऐसे ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है और साथ ही सूर्य का चक्कर, ये सूर्य है और सूर्य का चक्कर ये ऐसे लगा भी रही है और अपनी जगह पर ये घूम भी रही है। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ अपनी जगह में घूमती है और ये ऐसे ये भी पश्चिम से पूरब की तरफ ये ऐसे घूमती रहती है सूरज की तरफ। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। अब बात करते हैं आगे। इसका ग्लोब का पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। देखिए, ये इसका जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें एक रेखा इसको ऐसे खींच दिया गया है। यानी ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको आप वास्तविक रेखा न समझे कि ये पृथ्वी पर खींची हुई है। ये मनुष्यों द्वारा, हमारे द्वारा बनाई गई, इस पृथ्वी को पढ़ने के लिए बनाई गई है कि हम पृथ्वी को पढ़ेंगे कैसे, इसके बारे में जानेंगे कैसे। तो ये विषुवत रेखा हम इसको कहते हैं। बीचों बीच ये जो है इस पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट देता है। ये ऊपरी हिस्सा है और ये निचला हिस्सा है। ये 2 हिस्सों में बंट गया। इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ के ये जो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, या जैसे भू है, भू के मध्य में खींची गई ये रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसके इसके समानांतर प्रत्येक डिग्री में, अगर डिग्री वाला आप इसको समझने बाद में यहाँ पर अभी इसका हम अध्ययन करेंगे, एक दूसरे वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि कैसे ये रेखाएं खींची गई होंगी। तो ये एक एक डिग्री पर बच्चों ये लाइनें खींची गई हैं, ये ऐसे ये खींची गई हैं एक एक डिग्री पर। इनकी दूरी लगभग बराबर है ये सब जगह में। यहाँ बस इनका आकार छोटा, देखिए यहाँ पर ये लाइन बड़ी है तो ये ध्रुव के पास ही लाइन एकदम से छोटी हो जा रही है। तो ये लाइनें छोटी हुई हैं लेकिन इनकी जो दूरियां हैं वो कम नहीं है, बराबर है। ऐसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी हमने इनको रेखाओं में बांटा है, एक एक डिग्री में ही बांटा है। ये छोटी छोटी ध्रुव की तरफ जाते हुए ये छोटी छोटी होती जा रही है। देखिए इस चित्र में हम समझते हैं, ये जो लाइन है देखिए आपके डॉट डॉट करके खींची गई है। ये पुस्तक में आपका ऐसे दिया गया है। अगर हम इसको 3D में देखेंगे तो ये हमें स्पष्ट काफी दिखाई देगा। ये उत्तरी गोलार्ध को फोकस किया गया है, दक्षिणी गोलार्ध को इसमें कम दिखाया गया है। तो ये विषुवत रेखा हम इसको कहते हैं, ये विषुवत वृत्त जिसके नाम से हम जानते हैं। और ये एक एक डिग्री पर खींची गई कुछ रेखाएं हैं, ये हमने अभी देखा।
ये सभी रेखाएं बच्चों काल्पनिक है और अक्षांश समांतर रेखाएं भी इनको हम कह सकते हैं। समानांतर का समझते कि जो इन दोनों की दूरी आपस में बराबर है और ये कहीं मिलती नहीं होंगी। समझ गए? इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में हम इनको लेटिट्यूड कहते हैं। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है कि देखिए ये जो लाइन है ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। यहाँ पर ये 20 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी है। ये अगर खींचेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये सब आता रहेगा 20 डिग्री पे ये आ गई और 20 डिग्री यहाँ भी तो है, तो इसका हमने नाम दिया है तो ये भी 20 डिग्री। अगर हम बोलेंगे कि हम 20 डिग्री में हैं, 20 डिग्री लाइन में रहते हैं, तो हम कौन से 20 डिग्री में रहते हैं, इस वाली में या इस वाली में? तो हमें बताना पड़ेगा कि हम 20 डिग्री उत्तर में रहते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, 20 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। यहाँ पर देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ये बच्चों देखिए ये विषुवत रेखा हमने पहले बताया कि इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये हमारे पृथ्वी को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। ये हमने पहले भी देखा है। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा अब देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी, देखिए उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी। दक्षिणी का मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी का मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो ये 23.5 डिग्री में जो लाइन हम देखते हैं, ये इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो 23.5 डिग्री में ही नीचे दक्षिण गोलार्ध में जो लाइन खींची गई है, इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। समझ गए? इसके अलावा 2 लाइनों को हमें और याद करना है। ये आपके उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको हम कहते हैं, ये 66.5 डिग्री में है, और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त हम इसको कहते हैं, ये भी 66.5 डिग्री में है। अर्थात अब हमारे पास कितनी लाइनें याद करने के लिए हैं? एक 0 डिग्री, एक 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, एक 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिण। अभी हमने बताया था कि हमने ये समानांतर विषुवत रेखा के समानांतर जो लाइनें खींची हैं वो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए अब ये आपके कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध, और ये उत्तरी शीत कटिबंध, ये दिए गए हैं। ठीक है, ये लाइन जो हमारी इसमें जो विषुवत रेखा है, इसके 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री ये जो क्षेत्र है, इसको हमने उष्ण कटिबंध का नाम दिया है। और ये 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जो हिस्सा है, इसको हमने उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध नाम दिया है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 66.5 डिग्री तक हमने इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का नाम दिया है। ऐसे ही 66.5 डिग्री के बाद ध्रुव तक का जो हिस्सा है, हमने इसको उत्तरी शीत कटिबंध का नाम दिया है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमने इसको दक्षिणी शीत कटिबंध का नाम दिया है। अब ये कैसे हैं? देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ पर सूरज है और सूरज अपनी रोशनी ऐसे देता है, तो ये देखिए ये सीधे यहाँ पर पड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो यहाँ का जो एरिया है ये काफी गर्म हो जाता है, इसलिए हम इसको 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी तक हम इसको उष्ण कटिबंध का नाम। तो ये इसी तरह से मकर रेखा के नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक इसको हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध से नीचे हम इसको दक्षिणी शीत कटिबंध का नाम देते हैं। ये से उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह हमने देखा कि आपने जो यह पृथ्वी को हमने मौसम के हिसाब से बांटा है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य जो है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, और ये मकर रेखा से नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक ये
दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है और एक हिस्सा ये वाला है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ध्रुवों पर बहुत अधिक ठंडी होती है। जैसे जैसे अर्थात हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुव की तरफ जाएं तो हमको ठंडा महसूस होगा, और अगर हम चाहे हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएं चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएं, ध्रुव की तरफ जाने में हमको ठंडा महसूस होता रहता है। अब हम यहाँ पर देशांतर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। भाई अभी हमने देखा था कि यहाँ पर ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें बताती हैं कि इस लाइन में मौसम कैसा रहेगा, इसमें कैसे रहेगा। आपने देखा था कि शीतोष्ण कटिबंध जो हमने अभी अध्ययन किया उसके बारे में। लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमारे पास समय कितना है, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर समय कितना हो रहा है। अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये जानने के लिए हमको देशांतर रेखाओं की आवश्यकता हुई, और हमने ये काल्पनिक देशांतर रेखाएं मनुष्य ने जो है बनाई है पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कुछ रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं। ये देखिए आप, उत्तरी ध्रुव ये है और ये नीचे दक्षिणी ध्रुव जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको जरूर दिखाएंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध से, उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो लाइनें जा रही हैं बच्चा, ये हमको देशांतर रेखाएं हम इनको कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इनको गौर से देखिए। ये यहाँ पर जो है एक मिली हुई है। जैसे हमने अक्षांश रेखाओं को बोला था कि ये समानांतर है, ये कभी मिलती नहीं है, लेकिन ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये ध्रुव पर मिलती हैं। उत्तरी ध्रुव पर मिल रही हैं और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर भी ये मिल रही हैं। जैसे यहाँ मिल रही हैं वैसे दक्षिणी गोलार्ध पर भी, दक्षिणी ध्रुव पर भी ये मिल रही हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं भाई, जैसे अक्षांश रेखाएं कुछ हमने पढ़ी थी, तो उनकी कुछ 4 लाइनें हमने पढ़ी थी, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और दक्षिणी वृत्त रेखा और उत्तरी वृत्त रेखा, इसको हमने देखा था। तो ये अब इसमें भी देशांतर में भी कुछ लाइनें हैं। भाई अब हम यहाँ पर किस तरफ जाएंगे, जैसे देखिए आपने देखा था कि पृथ्वी जो है पश्चिम की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ ये घूम रही है। तो इसलिए हमने इसको हमने 0 डिग्री लाइन कहा है। देखिए ये आपके, तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में मिलने वाली जो रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, अभी हमने देखा। तो अब हम इस देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ और अध्ययन करते हैं कि इनकी लंबाई समान होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी लंबाई समान होती है। सभी रेखाओं की, जितनी भी रेखाएं हैं सबकी लंबाई समान है, बस केवल इनकी दूरी समान नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इसकी दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर इसकी दूरी कम है। ध्रुवों पर ये सिकुड़ जाती है, जब मिलेगी तो सिकुड़ेगी। देखिए हमने अभी अध्ययन किया कि ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर मिलने वाली जो रेखा है उनको हम देशांतर रेखा, ये यामोत्तर रेखा भी इनको कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर जाती हैं, इनकी दूरियां समान नहीं होती, पर इनकी लंबाई उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन है वो सभी एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए पढ़ते हैं जरा थोड़ा इसको, कि अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामात्रों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। हमने देखा था कि अक्षांश रेखाएं सभी समांतर
सभी समांतर तो हैं लेकिन बराबर नहीं है। यहाँ पर ये सबसे बड़ी लाइन है, तो ये वृत्त छोटा सा बना रहा है। देखिए कितना छोटा सा वृत्त बना है और ये कितना बड़ा बना है। इसको हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर बाद में पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन उसके विपरीत ये ये लाइनें तो बराबर हैं लेकिन ये इनकी समानांतर नहीं है। ये ध्रुवों पर मिल जाती हैं इसलिए समांतर नहीं है। तो सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जो ब्रिटिश राज के वेधशाला में स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो यहाँ पर ये इंग्लैंड है, कहीं पर ये ग्रीनिच शहर है लंदन का। तो ये जो लंदन से होकर ग्रीनिच से होकर गुजरने वाली जो लाइन है इसको 0 डिग्री माना है। ऐसा सभी लोगों ने निश्चय किया। अब इधर से इधर जाने के लिए ये घूम कर ये दिखा ठीक से दिख नहीं रहा है, ग्लोब में आपको हम दिखाएंगे। तो यहाँ से जब घूम कर ये जाती है तो यहाँ पर 180 डिग्री है और वैसे ही यहाँ से घूमकर 1 2 3 4 5 180 डिग्री यहाँ पर पहुँच जाती है। ऐसे ये भी घूमकर 180 डिग्री पर ये पहुँच जाती है। अर्थात हम ऐसे समझ सकते हैं इसको कि जो 0 डिग्री लाइन है इसके ठीक सामने वाली लाइन 180 है। देखिए जैसे अक्षांश रेखाएं हमें मौसम के बारे में जानकारी देती हैं, वैसी देशांतर रेखाएं हमें समय के बारे में जानकारी देते हैं, स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। कि अगर जैसे यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है कि असम में धुबरी जो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 26 डिग्री कहाँ पर है? ये 20 और ये यहाँ पर ये 26 होगा। तो मान ये यहाँ पर स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर इस लाइन में। अब कहाँ पर स्थित है भाई? ये 26 डिग्री अक्षांश रेखा तो हमने देख दी है कि 26 डिग्री अक्षांश है। लेकिन अब ये तो इतनी बड़ी लाइन है, यहाँ से पीछे भी घूमी है। अब यहाँ पर कहाँ पर है धुबरी? तो हम इसके लिए देशांतर रेखा के बारे में जानकारी लेंगे कि इसका 90 डिग्री पूर्व में है ये। अब ये देखिए हमने बताया था कि ये इसके इस तरफ जो देशांतर रेखा है यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी रेखाएं हैं और ये पश्चिमी रेखाएं हैं। तो अब ये पूर्वी 90 पर है तो 90 कहाँ पर होगा? देखिए इस लिखा है 60 पूर्वी, ये 70 80 और ये 90। तो ये यहाँ पर जहाँ पर हम इस रेखा को मिलाते हैं तो ये अगर ये ऐसे मिल जाती है लाइन तो हम उस बिंदु पर वहाँ पर खड़े हैं। इसको समझने का थोड़ा और हम अपने प्रैक्टिकल के दौरान इसको समझने का अधिक समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम इसका वीडियो तैयार करेंगे। अब ये देखिए एक चीज और आपके प्रश्नों में आएगी कि ये जो लाइनें हैं और ये जो लाइनें खींची गई है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, ये जाल जैसा बन जाएगा जब ये बहुत सारी होंगी, क्योंकि ये एक एक डिग्री पर खींची गई लाइन है। तो ये जब बहुत सारी हो जाएंगी तो ये क्या होगा? ये एक जाल के रूप में दिखाई देगा जिसको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ये आपके प्रश्नों में भी आ सकता है। अब यहाँ पर देशांतर और समय इसकी, अब हमें समय को कैसे मापेंगे, समय को कैसे जानेंगे कितना समय हो रहा है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। भाई चंद्रमा किस गति से चल रहा है, पृथ्वी किस गति से, हमने देखा जाना कि जो भी पहले पार्ट में हमने अध्ययन किया था कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगा रही है। ऐसे 8 ग्रह हैं, 7 अन्य ग्रह पृथ्वी के अलावा। 8 ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य जो है सूर्य का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। लेकिन किस गति से लगा रहे हैं और हमारे पृथ्वी में क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए हम ये थोड़ा इसका अध्ययन करेंगे कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। भाई कब सूर्योदय हुआ, आपके यहाँ कब हुआ, आपके यहाँ कब हुआ, कब सूरज आया, है ना? ये जानने के लिए सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है।
जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। आपने देखा होगा कि आपकी परछाई जब आप सूर्योदय होता है तो बहुत लंबी होती है, जब सूर्यास्त होता है तो बहुत लंबी होती है, लेकिन दोपहर के समय में यह परछाई बहुत छोटी हो जाती है। इसका कारण क्या है, देखते हैं। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जैसे ये हम एक पृथ्वी को यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध से ये लाइनें जो खींच रही है, ये देशांतर रेखाएं खींच रही हैं, और यहाँ पर आपकी पुस्तक में बताया गया है, और ये हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि जो ये लाइन है, ये एक लाइन जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध पर जा रही है, उसमें सूरज की रोशनी एक बार में ही पड़ती है। मतलब सूर्योदय का समय एक ही बार होगा। अगर यह सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो यहाँ पर भी उत्तरी गोलार्ध में भी 7 बजे होगा और दक्षिणी गोलार्ध में भी 7 बजे होगा। और भूमध्य जो रेखा है उसमें भी कर्क रेखा, मकर रेखा, जो ये बिंदु मिल रहे हैं, जहाँ पर भी ये मिलेगी वहां पर सूर्योदय का समय एक ही होगा। भले ही उसकी रोशनी कम हो सकती है, उत्तरी गोलार्ध में कम हो सकती है, दक्षिणी गोलार्ध में कम हो सकती है, लेकिन सूर्योदय का समय एक ही होगा। देखो यहाँ पर आपको बताया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है ना। तो ये ग्रीनिच के पूर्व में जो है उसका समय बदलता है, और यहाँ पर ऐसे भी बताया गया है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर एक ये हम ये ऐसे चित्र को देखते, अगर मान लिया जाए ये ग्रीनविच लाइन है तो यहाँ से इसको घूमने में पूरा कितना समय लग जाता है, 24 घंटे लग जाता है। तो ये देखिए ये देशांतर जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाने वाली रेखाएं हैं, तो अगर ये ग्रीनविच लाइन अगर हम इसको माने तो इसमें यहाँ से जो है 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अगर मान लिया जाए ये यहाँ पर 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं, और ये 0 है और ये 15 है। ठीक है बच्चों, और ये 1 है। तो 0 से 1 में जाने में उसको 4 मिनट लगते हैं, और 0 से 15 में जाने में उसको कितना लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। तो इस जो ग्रीनविच लाइन में है, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रही हैं तो यहाँ पर दोपहर के 1 बजेंगे। और वैसे इधर ये बता रहे हैं कि ये इधर की तरफ प्लस होगा ग्रीनिश लाइन से, और इधर की तरफ ये माइनस होगा। अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो यहाँ पर उसी समय कितना बज रहा होगा, 11 बज रही होंगी। अगर मान ले जाए अगर आपके कोई दोस्त है ए नाम का, इस जगह पर है, तो आप उसको समय पूछोगे, उसी समय पूछोगे कि कितना बज रहा है, तो वो बोलेगा कि सुबह की 11 बज रही है। अगर यहाँ पर कोई आपका बी नाम का लड़का है तो आप उससे पूछोगे कि भाई कितना बज रहा है, तो वो बोलेगा दोपहर का 1 बज गया है। तो उसको 12 तो 1 घंटे पहले बज गया, इसको 12 1 घंटे बाद बजने वाला है। ठीक है, समझ गए। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझने का प्रयास करेंगे। आने वाले वीडियो में इंतजार करें। देखिए भारत की स्थिति है कि भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कितनी देशांतर लाइनें हैं, 68। देखिए 68 पूरब से शुरू हो गया और 97 लगभग कितनी है, 30। तो 30 तो तो लगभग कितना मिनट लग जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा लग जाता है 30 डिग्री क्रॉस करने में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको जो है बीचों बीच मान के इसको 82.5 लगभग 20 से 82.5 पूर्व को हमने इसका मानक समय माना है। ये इलाहाबाद के नैनी शहर से जाती हुई लाइन है। इसको नैनी को हमने जो है इसको मध्य बिंदु मानकर इसको जो यहाँ से गुजरने वाली जो लाइन है उसमें जितना समय हो रहा है उतने ही इसको 5.5 घंटे का अंतर है। इसमें जो ग्रीनिच लाइन है इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी
वही, अगर हम यहाँ जाते तो भी वही समय हो रहा है, यहाँ जाते तभी भी भारत के किसी भी कोने में जाइए आप, वही समय हो रहा होगा जो यहाँ पर हम अपनी घड़ी इसके अनुसार मिला देते हैं। तो अगर 5:30 वहाँ ग्रीनिच में अगर 12 बज रही है तो यहाँ कितना बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। समझ गए? यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। पाठ को पढ़ने के बाद पृथ्वी का सही आकार क्या है? पृथ्वी का सही आकार ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में क्या है? उभरी हुई है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन है? अभी देखा हमने कि उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर खींची गई जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर मिलने वाली जो रेखाएं हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? इसको अभी हमने चित्र के माध्यम से देखा था कि यहाँ पर जो है आप इसको चित्र की भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो है सूरज की रोशनी अधिक पड़ने से, बार बार पड़ने से यह जो क्षेत्र क्या रहता है भाई? उष्ण रहता है, गर्म रहता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्यों बजते हैं? क्योंकि जो है ये जो ये जो देशांतर, ये जो ग्रीनविच लाइन है, इसमें अगर हम 12 बज रहे हैं तो ये भारत की जो लाइन है 82.5 डिग्री इसका अंतर है, तो 82.5 के हिसाब से 5:30 घंटे का अंतर आता है, इसलिए शाम 5:30 बजते। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 डिग्री है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतरों की कुल संख्या 360 है भाई, 360 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त किस पर स्थित है? जाहिर है दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल है। जब वो आपस में मिलती हैं, देखो ऐसे ये मिल रही हैं, ये अक्षांश रेखा है और ये देशांतर रेखा है, ये आपस में क्या होती रहती हैं? देखें, जाल बन गया। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। खाली स्थान भरिए। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। भारत से होकर गुजरती है मकर रेखा। इसको हम आगे भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। भारत का मानक यामोत्तर कौन है? 82.5 डिग्री। जीरो यामोत्तर को ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती रहती है? ध्रुवों पर घटती रहती है। ध्रुवों की तरफ क्या होती है? देखिए, यह बताया था हमने कि ये घटती रहती है भाई। देखिए, घटती रहती है। उत्तर ध्रुव वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। ये इस तरह से हम इस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया है। इसके वीडियो आप और भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। देखते रहें, समझते रहें।